फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जो है एक तकरीब से खिताब किया गया है और उसमें भारत के लिए बड़ा सख्त पैगाम जो है उसके अंदर आया है। हमारी आबादी के मराकज, फौजी अड्डों, इक्तिसादी मराकज और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफ दे, सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत के लिए एक और बुरी खबर जो है वो आई है रूस से। रूस ने जनाब उसे जहाज देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया हुआ है कि 10 मुहर्रम के बाद जो है वो एक बड़ी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं। ज़हन में रखिएगा कि 10 मुहर्रम के बाद आज पहला दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया हुआ है कि 10 मुहर्रम के बाद जो है वो एक बड़ी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। तो इसलिए भी आज का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उसके बारे में भी बात करेंगे और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जो है एक तकरीब से खिताब किया गया है और उसमें भारत के लिए बड़ा सख्त पैगाम जो है उसके अंदर आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और भारत के लिए एक और बुरी खबर जो है वो आई है रूस से। रूस ने जनाब उसे जहाज देने से इनकार कर दिया है। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल्स भी जो है वो आपसे शेयर की जाएंगी। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, ये तमाम खबरें इस वीडियो में आप देख सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जनाब आज स्टॉक मार्केट से जो है वो बड़ी खबर है और वो ये है कि 100 इंडेक्स जो है आज हफ्ते के पहले दिन ही जो है 1421 पॉइंट्स उसमें इजाफा देखा गया। 1,33,370 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो स्टॉक मार्केट आज बंद हुई है। तो पिछले हफ्ते जो एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो चल रहा था स्टॉक मार्केट का, वो इस हफ्ते के आगाज में भी जो है वो वैसे ही नजर आ रहा है। दूसरा जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है और इसकी वजह यह है कि मलिक अहमद खान जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, पिछले हफ्ते वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने गए थे। उसके बाद बड़ी डिबेट हुई थी, बड़ी इसके ऊपर बातें हो रही थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर जो है अपनी प्रेस रिलीज जारी की है। साथ ही साथ आज स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी मैं शेयर अभी करता हूं। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज क्या कहती है, जरा वो आपके साथ शेयर कर दें। उसमें उन्होंने लिखा है जी, चंद मफाद परस्त अनासिर और ग्रोह इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर ऑन इलेक्शन कमीशन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाते रहते हैं और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। हाल ही में स्पीकर पंजाब असेंबली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात पर जो हकायक के बरक्स तबसरे हुए उनमें कोई हकीकत ना थी। मुख्तलिफ औकात में इलेक्शन कमीशन से कई आईनी और इंतजामी ओहदेदार सरकारी मामलात के सिलसिले में मिलते रहते हैं। साबिक सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और कमीशन के मेंबरान की मुतअद्दिद मुलाकातें होती रही हैं और खास तौर पर ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग, जो कि सदर मुमलिकत के मैंडेट में भी नहीं आता, के सिलसिले में मीटिंग्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीक रहे हैं। मजीद यह कि पीटीआई के मुतादिद लीडरान की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे मिलते रहे हैं, जिसमें वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी असद उमर, परवेज खटक, महमूद खान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा शामिल है। क्या उस वक्त ये दुरुस्त था और अब गलत है? इलेक्शन कमीशन का कोई भी ओहदेदार किसी जाती काम के लिए और जाती हैसियत में किसी भी शख्सियत से नहीं मिला। मजीद साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा का यह इल्जाम कि रिटर्निंग अफसर ने उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया, सरासर गलत है। इसकी असल हकीकत यह है कि उन्होंने अपने कागजाती नामजदगी पर अपना ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अलायंस पीटीआई लिखा, जबकि इलेक्शन एक्ट के दफा 215(2) और रूल 162(2) के तहत दोनों जमातों यानी कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ना तो इलेक्शन कमीशन को अलायंस की दरख्वास्त दी और ना ही कोई एक निशान देने के लिए कहा। पीटीआई एन मौसूफ ने कागजात नामजदगी के साथ जो डिक्लेरेशन जमा कराया वो पीटीआई नजरियाती का था और उसके साथ मस्कूरा बाला पार्टी का टिकट भी जमा नहीं करवाया गया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ये पोजीशन इसके ऊपर वाजे की है। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली, उन्होंने जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाता हूं, उसके बाद कबूतर एक अंदर की खबर लेकर आया, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा जी, उन्होंने बेसिकली वो मामला वही है, 26 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएस हैं उनके हवाले से जो रेफरेंस उन्होंने फाइल किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि जी इन्हें डी सीट किया जाए, तो अपने उस अमल के ऊपर जो है उन्होंने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, पंजाब असेंबली को किसी के एहतजाज गाह नहीं बनने दूंगा। मुझे 2 दहाइयां हो गई हैं असेंबली में आए हुए, मैं एक बजट तकरीर भी नहीं सुन सका। मुझे एक भी वजीर खजाना की तकरीर 22 साल में मैं नहीं सुन सका। मैंने आइन की हुर्मत का हलफ उठाया हुआ है और मेरी जिम्मेदारी है कि हाउस का ऑर्डर बरकरार रखूं। क्या यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा जा सकता था? पैनामा केस के फैसले पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। पैनामा केस के फैसले में आसद सईफ खोसा ने स्पीकर को इख्तियार दिया कि वो नशिस्त को खाली करार दें। मुझसे कई अरकान ने कहा कि 62-63 के मुताबिक फैसला करें, मगर मैं दफा 62-63 के खिलाफ हूं। आर्टिकल 62-63 आमरीत की निशानी और उसे जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया।
तहरीक इंसाफ के 22 अरकान नवाज शरीफ के खिलाफ स्पीकर के पास गए कि उन्हें नाअहल करार दिया जाए। अभी हुकूमती अरकान मेरे पास भी आ रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्या शोर शराबे से नवाज शरीफ की कैद खत्म हो गई थी? आप अपने एहतजाज से तीसरी कुव्वत के लिए निजाम में गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। गलत बयानी पर वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान में हंगामा करने वालों को क्यों नहीं? आइन मुझे इख्तियार देता है कि 26 अरकान के खिलाफ फैसला करूं। मैं 30 दिन के अंदर फैसला करूंगा। शेख 63(2) के तहत मुझे फैसला करना है। मैं कानून का पाबंद हूं। अच्छा, अब मेरी इसके हवाले से ना चंद सोर्सेज से मेरी बात हुई है और मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो क्यों लिया जा रहा है स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से। तो कबूतर जो हमारे पास खबर लेकर आया है उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है जिस बात का गुस्सा है या तकलीफ है आप कह सकते हैं, वो इस बात की है कि जनाब उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs के ऊपर ये गिला है, गुस्सा है। वो इस बात का है कि जी ये जो वजीर आला हैं मरियम नवाज, उनके ऊपर जब वो तनकीद करते हैं या नारेबाजी करते हैं तो उसमें गंदी गंदी गालियां भी होती हैं, गालम गलोच भी होती है उसके अंदर। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो MPs हैं उनका ये कहना है कि जी आप 100 दफा एहतजाज करें, आप जो मर्जी करें, लेकिन एक खातून को उसके मुंह के ऊपर आप गालियां किस तरह दे सकते हैं? तो ये वाला माहौल तो नहीं चल सकता कि अगर यहाँ सिलसिला जो है आपने यहां तक पहुंचाना है तो फिर इसलिए ये स्ट्रिक्ट एक्शन जो है ये स्पीकर की जानिब से इसलिए लिया गया। लेकिन मेरी इतला जो है वो इस वक्त ये है कि पसे पर्दा इस वक्त जो है वो मामला को तय करने के लिए एक सिलसिला चल रहा है और उम्मीद की जा रही है। चंद ऐसे लोग बीच में हैं, उनको मैं जानता हूं कौन है, मैं नाम इस वक्त नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनका नाम ना लिया जाए, कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मामला को जो है ना खुश उसलूबी के साथ जो है रिजॉल्व कर लिया जाए और मामला वहां तक ना जाए कि ये 26 MPs जो हैं उनकी सीटें उनके हाथ से जाएं। तो और मैं जब सोर्सेज की बात कर रहा हूं तो ये मैं मुस्लिम लीग नून के सोर्सेज की बात कर रहा हूं कि उनकी जानिब से मुझे ये खबर आई है कि कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को ठंडा किया जाए, रिलैक्स किया जाए, दोनों साइड्स को समझाया जाए। एक साइड को ये कहा जाए कि जी ठीक है आप एहतजाज करें, वो आपका हक है, लेकिन इतना आगे मत चले जाएं कि आप एक खातून को जो है वो इस तरह गालियां देना शुरू कर दें। और दूसरी साइड को भी कहा जा रहा है कि वो भी जरा ठंडे हो जाएं, गुस्से से जो है वो काम ना लें, वरना मामला जो है फिर और ज्यादा एस्केलेट कर जाएंगे और ज्यादा खराब हो जाएंगे। परवेज रशीद साहब ने, जो आप जानते हैं कि मरियम नवाज साहबा के बड़े करीब होते हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा जमहूरियत इख्तिलाफ का हक देने, बर्दाश्त करने और एहतजाज का नाम है, लेकिन जब इख्तिलाफी आवाज़ को हंगामे के शोर में गुम करने, मुखालिफ को गलीज गालियों से हरासा करने और एहतजाज को हमला आवरी और तशद्दुद में तब्दील कर दिया जाए तो तमाम मुहज़्ज़ब दुनिया में वही होता है जो स्पीकर पंजाब असेंबली कर रहे हैं। नाउ यू रियलाइज कि मैं जो बात कर रहा हूं कि एक्चुअली ये मामला इतना जो है वो हाइप अप क्यों हुआ है। इसके अलावा पिछले दिनों जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब, उनके हवाले से एक बयान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आया था और उसमें अलेजेडली उसके ऊपर जो है वो अखबार के अंदर भी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो कुछ शायद छपा था। उसकी कटिंग्स तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर जो है काफ़ी चल रही थी कि जी उन्होंने इमरान खान के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं उसके ऊपर, और तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा कि जी मैंने अरबों रुपए दिए, इमरान खान फ़ोन के ऊपर 15 से 20 करोड़ रुपए मांग लेते थे, और उनको एट्रीब्यूट करते हुए कहा गया कि जी इमरान खान के बगैर बेहतर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल सकती है। इमरान खान के लिए कुछ भी करें वो एक लम्हे के लिए खुश हो जाते हैं लेकिन अगले लम्हे उनकी शक्ल बदल जाती है। ऐसे शख्स को कभी भी खुश नहीं कर सकते, सोचने पर मजबूर हूं कि मैं PTI का हिस्सा रहूं या उसे छोड़ दूं। उनके लिए दिया जाने वाला फंड जो है वो खुद बुद की नजर हो गया। तो ये एट्रीब्यूट करके जो है वो तनवीर इलियास साहब के साथ जो है ये बयान चला, लेकिन उसके बाद अब उनके तर्जुमान की जानिब से एक बड़ी अजीब किस्म की वजाहत आई जो कि मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है। मैं फिर भी पढ़ देता हूं ऑब्वियसली। उन्होंने कहा जी हम ऐसे तमाम बयान की सख्ती से तरदीद करते हैं जो पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया फोरम्स यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए फेक वीडियोस, टिकर्स और अखबारी तराशों का सहारा लेकर शरपसंद अनासिर सरासर झूठ पर मबनी एक प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। यहां इस अमर की वजाहत जरूरी है कि 24 जून 2025 से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी का अपना आइन, मंशूर और पार्टी पॉलिसी मौजूद है जिसका इतलाक सारी क़यादत के ऊपर होता है। तो उन्होंने डिनाई किया है कि किसी किस्म की ऐसी कोई बात उन्होंने कही है। इसके अलावा जनाब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उसके अंदर जो है वो बैरिस्टर गौहर वहां पे मौजूद थे, शाह फरमान साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो उसमें मौजूद थे, शेख वकास अकरम मौजूद थे, और फाटा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो भी उसके अंदर मौजूद थे। उसका जो असल लुबे लुबाब था वो ये था कि जनाब ये जो कोशिश की जा रही है कि फाटा को जो है वो दोबारा से विफाक के अंडर लाया जाए। पहले इसको खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया था 25वीं आईनी तरमीम के बाद, अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि जनाब इसको जो है वो वापस विफाक के नीचे लाया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी
थी, उसके अंदर उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जी ये सारा कुछ बेसिकली सिर्फ इसलिए हो रहा है कि माइन एंड मिनरल बिल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली चूंकि पास नहीं कर रही, तो इसलिए बेहतर है कि इसको इस तरफ लाया जाए, विफाक के अंडर लाया जाए, और उसके बाद ये जो माइन एंड मिनरल का जो बिल है ये कौमी असेंबली से और सेनेट से जो है वो पास करवा लिया जाए ताकि ये प्रॉब्लम ही खत्म हो। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि मौलाना फजल रहमान की जमात जो है वो हमेशा इस फाटा के इलाके को जम करने के खिलाफ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलबत्ता जो है वो हमेशा मौकफ ये रहा है कि जी ये बिल्कुल ठीक तरह जम किया गया है, और उस वक्त जब ये जम किया गया था तो जनरल बाजवा की इसमें बड़ी काविशें इसके अंदर शामिल थी। तो मौलाना साहब जो हैं वो हमेशा ट्रेडिशनली जो है इसके खिलाफ रहे हैं। अब कुछ पता नहीं कि एक्चुअली ये जो फाटा को दोबारा विफाक के अंदर लाने की जो मूव हो रही है वो बेसिकली मौलाना फजल रहमान साहब की भी सेटिस्फैक्शन के लिए जो है वो सब कुछ किया जा रहा हो। बट लेट्स सी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलबत्ता अपनी पोजीशन वाजे कर दी है, वो इसके बड़े शदीद इसके खिलाफ है। इसके अलावा असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा हमें अपने लीडर इमरान खान की सेहत के हवाले से शदीद तशवीश है। उन्हें जिस तरह तन्हाई में रखा गया है और पार्टी के किसी भी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है, कानून और बुनियादी इंसानी हकूक की सरियन खिलाफ वर्जी है। हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान के जाती मौलिक डॉक्टर फैसल को फौरन उनसे मुलाकात की इजाजत दी जाए और पार्टी रहनुमाओं को भी उनसे मिलने दिया जाए। मौजूदा हुकूमत की बुनियाद फस्तायत, जुल्म और जबर पर है। इनके पास ना कोई कानूनी हैसियत और ना ही इखलाकी जवाज। मुल्क इस वक्त अमलन एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। तो ये असद कैसर साहब जो है ये ट्वीट फरमा रहे हैं। इसके अलावा साकिब बशीर साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, उनकी एक ट्वीट मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। जल्द समाअत की दरख्वास्तें भी दायर नहीं हुई। हाईकोर्ट तो समाअत नहीं चाह रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीटीआई भी नहीं चाह रही, जिनकी जानिब से जल्द समाअत की कोई दरख्वास्त अभी तक दायर नहीं की गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनली बहुत से लोगों के ऊपर पहले ही जो है बहुत से सवालिया निशान उठ रहे हैं। साकिब बशीर साहब ने जो है वो एक और पॉइंट की तरफ भी जो है वो रोशनी डाली है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग खबर ये सामने आई है कि कौमी और सूबाई असेंबली में जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो लोग बहाल हो गए हैं और अब वो अपने ओहदों के हलफ भी लेंगे, तो उनके हवाले से ये खबर आई है कि जनाब इनकी जो 13 मई 2024 को 77 अरकान जो है इनको मुअत्तल किया गया था। तो 13 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 1.5 लाख रुपए फी रुकन बुनियादी तनख्वाह जो है वो इनको दी जाएगी, इनके ड्यूज के तौर पे इनको मिलेंगे। 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ती हुई तनख्वाह के तनासब से जो है वो बुनियादी तनख्वाह मिलेगी। तो यानी 2024 जब खत्म हुआ तो वहां पे उस वक्त की सैलरी और उसके बाद 1 से जो है वो बढ़ गई थी, तो फिर वो सैलरीज भी जो है वो उनको मिलेगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने जनाब मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी सदर आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाने का ना कोई मूव है, ना कोई इनिशिएटिव है, दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। मुझे तो आसिफ जरदारी साहब पर पूरा एतमाद है। मैं तो 100% जरदारी साहब के हक में हूं। उनकी शख्सियत सियासत में तवाजुन पैदा करती है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बयान दिया है, क्योंकि मुझे याद है आज से चंद साल पहले जब पीडीएम बनी थी, बिल्कुल नई नई उस वक्त पीडीएम बनी थी, मैं एक्सप्रेस न्यूज में उस वक्त शो करता था। ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त मेरे पास आए थे और उनके एक बयान ने जो है ना वो एक पूरा जलजला वो ले आए थे, क्योंकि उस वक्त पीडीएम बिल्कुल नई पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूएफए के साथ बनी थी। तो ख्वाजा साहब मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए थे, तो उसमें उस इंटरव्यू के अंदर उस वक्त उन्होंने बयान दिया था कि मैं आसिफ अली जरदारी पे बिल्कुल एतमाद नहीं करता, मैं बिल्कुल भी पर्सनली जो है उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो उस वक्त बड़ा जो है वो धचका लगा था कि अभी अभी पीडीएम बनी है और ख्वाजा साहब ने जो है वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ये बयान दे दिया है। तो मुस्लिम लीग नून के कई उस वक्त रहनुमाओं ने मुझे फोन करके कहा था कि ऐ कि नवा कट्टा खोलता है। मैं कहा जी मैंने क्या किया, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान है, उनकी राय है, मैंने तो सिर्फ इंटरव्यू किया है। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से उनकी राय काफ़ी हद तक तब्दील हो गई है। अब माजी के अंदर मुझे कुछ पता है कि इनके पर्सनल कुछ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से आपस में जो है वो काफ़ी तलखियां हो गई थी, जबकि एक ज़माने में बड़े अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे, लेकिन फिर तलखियां हो गई थी। लगता है कि चीज़ें जो है वो अब दोबारा काफ़ी हद तक रिपेयर हो गई हैं। अच्छा जी, अब जरा कुछ दिफा की तरफ आते हैं, डिफेंस की तरफ। डिफेंस से मुराद के मुल्क की दिफा की तरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनाब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारुल तहसील अफसरान से उन्होंने खिताब किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है।
फील्ड मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी ताउन जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मुनाफी हैं। इस किस्म के बयान भारत की ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है।